सामाजिक विषय के भूगोल की ऑनलाइन कक्षा में 7वीं क्लास के सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पृथ्वी और हमारा जीवन के पाठ 7 समुद्र की गतियों का अध्ययन करेंगे। इस पाठ का अध्ययन हम 2 भागों में करेंगे। आज के भाग में हम समुद्र की गतियों में तरंगों और ज्वार भाटा के बारे में जानेंगे और अगले भाग में हम समुद्र की गतियों में महासागरीय जलधाराओं और सुनामी का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आज का पाठ शुरू करने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं कि आज के पाठ में हम क्या क्या जानेंगे। आज हम जानेंगे कि विश्व में कितने महासागर हैं, उन महासागरों के नामों को जानेंगे और जानेंगे कि इन महासागरों में किस प्रकार की गतियाँ होती हैं। उसके बाद हम समुद्र की 2 गतियों, तरंगों और ज्वार भाटा का अध्ययन करेंगे। हम जानेंगे कि तरंगों की उत्पत्ति किन कारणों से होती है और उसके बाद हम ज्वार भाटा का अध्ययन करेंगे कि ज्वार भाटा क्या है और यह किस कारण आता है। उसके बाद हम लघु और दीर्घ ज्वार के बारे में अध्ययन करेंगे और उसके साथ साथ ही हम जानेंगे कि ज्वार भाटे से क्या क्या लाभ होते हैं। बच्चों, हम जिस ग्रह पर रहते हैं उसका नाम तो आपको पता ही होगा। बताइए, हम किस ग्रह पर रहते हैं? हम पृथ्वी पर रहते हैं। हमारे ग्रह का नाम पृथ्वी है और हमारे ग्रह को नीला ग्रह भी कहा जाता है। क्या आप बता सकते हैं कि पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी पर 71% भाग जल और 29% भाग स्थल है और पृथ्वी पर जितना भी जल पाया जाता है उसमें 97% जो है वो महासागरों में पाया जाता है। कितना? 97%, लगभग 97%। और केवल 3% जो जल है वो बर्फ़ की परतों, हिम नदों, भूमिगत जल और भूमि के ऊपर नदियों, तालाबों आदि के रूप में पाया जाता है। तो महासागरों के रूप में जल की प्रचुरता के कारण ही हमारी पृथ्वी एक अनोखी ग्रह है और इसी कारण इसे नीला ग्रह कहा जाता है। परंतु महासागरों में जो जल पाया जाता है वह लवणों से भरा होता है, उसमें लवण होते हैं और इन लवणों की उपस्थिति के कारण ही जो महासागरों का जल होता है, समुद्रों का जल, वह खारा होता है और इसका उपयोग पीने, खाना बनाने, नहाने के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिए नहीं कर सकते हैं और इसका उपयोग कृषि के लिए भी नहीं किया जा सकता है। इसलिए समुद्र का जल मनुष्यों के लिए अनुपयोगी होता है। केवल 3% जो मीठा जल है वही मनुष्य के उपयोग में आ सकता है। उस 3% में भी 1% जो जल है वो नदियों, तालाबों, भूमिगत जल और भूमि के ऊपर पाया जाता है जिसका उपयोग मनुष्य कर सकता है। इसीलिए पृथ्वी पर जल की प्रचुरता के बावजूद भी पृथ्वी पर उपयोग योग्य पानी की कमी है और इसीलिए नीला ग्रह होने के बावजूद भी पृथ्वी पर पानी की काफ़ी कमी है। इसलिए जल का उपयोग हमें बहुत ही सोच समझकर करना चाहिए। बच्चों, जैसा कि अभी आपने जाना कि पृथ्वी पर लगभग 97% जो जल है, जितना भी जल है उसका 97% तो महासागरों में ही पाया जाता है। पृथ्वी पर मुख्यतः जो 5 महासागर हैं, ये हैं प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिणी महासागर और आर्कटिक महासागर। आइए मानचित्र में इन महासागरों की स्थिति को देखते हैं। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पर प्रशांत महासागर है। यह महासागर सबसे बड़ा महासागर है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और यूरोप और अफ्रीका के बीच में अटलांटिक महासागर है। एशिया के नीचे हिंद महासागर है और उत्तरी ध्रुव के पास आर्कटिक महासागर है। आर्कटिक महासागर सभी महासागरों में सबसे छोटा है और यहाँ दक्षिणी ध्रुव के पास दक्षिणी महासागर है। तो बच्चों, उम्मीद है आपको इन महासागरों की स्थिति ठीक से समझ में आ गई होगी। अब बताइए, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर। और सबसे छोटा महासागर कौन सा है? आर्कटिक महासागर। और बच्चों, इन महासागरों का जल स्थिर नहीं है, इनमें लगातार गतियाँ होती रहती हैं।
महासागरों का जल स्थिर ना होकर गतिशील होता है, यानी ये हमेशा गति करता रहता है। यह गति जो होती है यह ऊपर नीचे या अगल बगल में लगातार चलती रहती है। इसके अतिरिक्त यह गति कहीं पर धीमी होती है और कहीं पर तीव्र होती है। इन समुद्र की गतियों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। इनमें प्रमुख हैं तरंगे, ज्वार भाटा, सागरीय धाराएं और सुनामी। हम बारी बारी से इन समुद्र की गतियों के बारे में जानेंगे कि ये क्या हैं और ये किस प्रकार से उत्पन्न होती हैं तथा इनके प्रभावों पर भी चर्चा करेंगे। बच्चों, समुद्र का जल आपने हमें कभी ना कभी अपनी ज़िंदगी में तालाब में या रुके हुए पानी में कंकड़ ज़रूर फेंका होगा। कंकड़ गिरने वाले स्थान पर क्या होता है, वहाँ से लहरें उठकर किनारों की ओर बहने लगती हैं। बिल्कुल ठीक इसी प्रकार से महासागरीय जल भी गतियाँ करता रहता है। सबसे पहली जो गति है वो है तरंगे। तरंगों को वेव्स भी कहा जाता है और तरंगों के उत्पन्न होने का सबसे महत्वपूर्ण कारण है पवने। पवने समुद्र के जल को मोड़ों के रूप में ऊपर नीचे उठा देती हैं। जब पवने समुद्र की सतह से टकराती हैं तो ये समुद्र के पानी को ढकेलती हैं, जिसके कारण समुद्र पर पानी के ढकेले जाने के कारण ही इन तरंगों की उत्पत्ति होती है। यानी तरंगों की उत्पत्ति का मुख्य कारण पवने ही होता है। तो जब समुद्र की सतह से समुद्र के जल को ढकेलती हैं तो इनके कारण ही तरंगों का जन्म होता है। जब पवने जल की सतह से टकरा कर उसे विभिन्न स्थानों से उठा देती हैं और जब यह विभिन्न स्थानों से उठता है तो ये मोड़ों के रूप में ऊपर नीचे होता है। इन्हें ही तरंगे कहा जाता है। जैसा कि आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं कि जब पवने समुद्र की सतह से टकराती हैं तो ये समुद्र के जल को मोड़ों के रूप में ऊपर नीचे उठा देती हैं, जिससे तरंगों की उत्पत्ति होती है। बच्चों, ये तरंगे ऊंची और नीची दोनों प्रकार की हो सकती हैं। यह मुख्यतः मौसम की दशा और पवन की गति पर ही निर्भर करता है। यानी मौसम की दशा और पवनों की गति के कारण कई बार बहुत ऊंची ऊंची तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। जब ये तरंगे तटवर्ती क्षेत्रों में पहुंचती हैं तो ये तटवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान करती हैं। तो ऊंची तूफानी तरंगें जो होती हैं वे काफ़ी विनाशकारी होती हैं। भारत के पूर्वी तटों पर उठने वाली तरंगें बहुत विनाशकारी होती हैं। इसी कारण चक्रवात आने से पहले तटवर्ती क्षेत्रों के लोगों को इसकी विभिन्न साधनों जैसे समाचार पत्रों, टीवी, रेडियो आदि के माध्यम से सूचित करके सचेत कर दिया जाता है। यदि आपको मौसम की दशा और पवनों की गति का प्रभाव तरंगों के रूप में देखना हो तो उसके लिए आपको एक क्रियाकलाप करना होगा। जब कभी आपके क्षेत्र में तेज हवा चले तो उस समय आप अपने घर के किसी बड़े सदस्य के साथ नदी के किनारे या तालाब के किनारे खड़े होकर उसमें उठने वाली तरंगों को देखिएगा और अपने अनुभवों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा कि पवनों का उस नदी की जल पर या तालाब के जल पर क्या प्रभाव पड़ा। बच्चों, समुद्र की दूसरी गति है ज्वार भाटा। इन्हें टाइड्स भी कहा जाता है। समुद्र का जल नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ता है और 2 बार नीचे गिरकर पीछे समुद्र की ओर लौटता है। यानी दिन में समुद्र का जल 2 बार उठकर आगे बढ़ता है और 2 बार नीचे गिरकर पीछे की ओर लौटता है। जब यह सागरीय जल समुद्र का जल ऊपर उठकर आगे बढ़ता है तो इसे ज्वार कहा जाता है और जब यह समुद्र का जल नीचे गिरकर सागर की ओर पीछे लौटता है तब इसे भाटा कहा जाता है। आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पर समुद्र का जल ऊपर उठकर आगे की ओर बढ़ रहा है तो यह ज्वार आने के समय का चित्र है। और जब समुद्र का जल नीचे गिरकर पीछे की ओर लौटता है यानी समुद्र की ओर लौटता है तो यह भाटा कहलाता है। यहाँ पर समुद्र का जल पीछे की ओर लौट रहा है तो ये भाटे के समय का चित्र है। अब आपके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो रही होगी कि ज्वार भाटा किन कारणों से आते हैं। बच्चों, आपने गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में तो अवश्य ही सुना होगा।
हमारी पृथ्वी में एक आकर्षण बल होता है जो सभी वस्तुओं को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। इसी प्रकार ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु में आकर्षण बल होता है और यह आकर्षण बल हर वस्तु को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, ग्रहों, उपग्रहों सभी में आकर्षण बल होता है और इन्हीं आकर्षण बल के कारण पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा, अन्य ग्रह ब्रह्मांड में एक समान स्थिति में टिके हुए हैं। सूर्य में भी आकर्षण बल है और चंद्रमा में भी आकर्षण बल है। सूर्य का आकर्षण बल चंद्रमा की अपेक्षा कहीं अधिक होता है, परंतु सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर है और चंद्रमा पृथ्वी के काफ़ी नज़दीक है। इसलिए चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी पर ज़्यादा पड़ता है और सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण ही पृथ्वी समुद्रों में ज्वार-भाटा उत्पन्न होते हैं। आप जानते हैं कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा किसकी परिक्रमा करता है? चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है। तो जब परिक्रमा करते करते कभी कभी चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के नज़दीक आता है, तब यह पृथ्वी को अपनी ओर खींचने का प्रयास करता है अपने आकर्षण बल के द्वारा। आप जानते हैं कि गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार किसी भी वस्तु का गुरुत्वाकर्षण उसकी मात्रा का समान अनुपाती होता है। तो चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी की ठोस वस्तुओं पर तो कुछ ज़्यादा नहीं पड़ता, परंतु यह समुद्र के जल में हलचल पैदा कर देता है। तो समुद्र का जल चंद्रमा के आकर्षण बल के प्रभाव के कारण ऊपर की ओर उठने लगता है। तो जब चंद्रमा पृथ्वी के पास परिक्रमा करते हुए पृथ्वी के पास आता है तो उससे ज्वार आते हैं और जब यह पृथ्वी से दूर चला जाता है तो भाटा आते हैं। तो बच्चों बताइए ज़रा अब कि ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण क्या है? ज्वार भाटा आने का प्रमुख कारण सूर्य और चंद्रमा का आकर्षण बल है, यानी सूर्य और चंद्रमा की आकर्षण शक्तियों के कारण ही समुद्री जल में ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। जब बच्चों पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है और चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करता है तो कभी कभी ऐसी स्थिति आती है जब सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। तब क्या होता है? तब सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है और इसकी सम्मिलित आकर्षण शक्ति के कारण ही ऊंचे या वृहद ज्वार आते हैं। तो जो चंद्रमा और सूर्य की सम्मिलित आकर्षण शक्ति के कारण जब ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं तो उन्हें दीर्घ ज्वार या वृहद ज्वार कहा जाता है और यह स्थिति महीने में 2 बार होती है। कब कब? पूर्णिमासी को और अमावस्या को, यानी महीने में 2 बार पूर्णिमा और अमावस्या के दिन पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आते हैं, जिसके कारण चंद्रमा और सूर्य की सम्मिलित आकर्षण शक्ति का प्रभाव पृथ्वी पर पड़ने के कारण बहुत ऊंचे ऊंचे ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों अब आप जान गए होंगे कि वृहद ज्वार आने का क्या कारण है? पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य का एक सीध में आ जाना। कभी कभी परिक्रमा करते करते पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में ना आकर समकोण बनाते हैं, जैसा कि यहाँ आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। तब सूर्य और चंद्रमा के जो आकर्षण बल हैं वो एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। तो जब ये विपरीत कार्य करते हैं तो उसके कारण निम्न या लघु ज्वार आते हैं। और यह स्थिति कब होती है? यह स्थिति प्रत्येक माह के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन होती है, यानी महीने में 2 बार कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं और इस समकोण बनाने के कारण ही चंद्रमा और सूर्य का आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करता है, जिसके कारण लघु ज्वार उत्पन्न होते हैं। बच्चों इन ज्वार भाटा से मनुष्य को काफ़ी लाभ होता है। इससे मनुष्यों को व्यापार में लाभ होता है और मछली पकड़ने में भी आसानी होती है। इसके अतिरिक्त कभी कभी इनको ज्वार भाटे से नौका संचालन में भी सहायता मिलती है। ज्वार भाटे से समुद्र के तटों की सफाई हो जाती है और इस ज्वारीय ऊर्जा का उपयोग जल विद्युत के उत्पादन में भी किया जा सकता है।
आइए बारी बारी से ज्वार भाटा से होने वाले लाभों पर विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले जानते हैं ज्वार भाटा से व्यापार और नौका संचालन में किस प्रकार से सहायता मिलती है। जब ज्वार आता है तब समुद्र का जल ऊपर उठकर तटों की ओर बढ़ता है। इससे समुद्र के तटों के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है। इस कारण जब समुद्र तटों के पास पानी की गहराई बढ़ जाती है तब बड़े बड़े समुद्री जहाज सुरक्षित और आसानी से बंदरगाहों तक पहुंच जाते हैं। फिर बंदरगाहों पर माल उतारकर या वहां से माल चढ़ाकर ये भाटे के साथ वापस गहरे समुद्र में लौट जाते हैं। आप जानते हैं कि अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुद्री जलयानों द्वारा होता है। तो जब जलयानों ज्वार भाटे के कारण ये जलयान आसानी से बंदरगाहों तक आ और जा सकते हैं तो इससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता मिलती है। इससे नौका संचालन में भी सहायता मिलती है। मछुआरे मछलियाँ पकड़ने के लिए समुद्रों में जाते हैं। तो जब ज्वार आता है तो ये आसानी से ये आगे की तरफ जब भाटे के साथ ये गहरे समुद्र में आसानी से मछलियाँ पकड़ने जाते हैं और ज्वार के साथ ये वापस अपने तटों तक लौट आते हैं। तो इस प्रकार से ज्वार भाटे से व्यापार में और नौका संचालन दोनों में ही सहायता मिलती है। बच्चों, जब ज्वार आता है तो ज्वार से उठी जल की द्वार जो है वो नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश कर जाती है। आप जानते हैं ना कि नदियाँ पहाड़ों से उतरकर मैदानों से बहती हुई समुद्र में प्रवेश कर जाती हैं, समुद्र में मिल जाती हैं। वह स्थान जहाँ नदी समुद्र से मिलती है उसे नदी का मुहाना कहते हैं। तो जब ज्वार से उठी जल की दीवार नदी के मुहाने से नदी में प्रवेश करती है तो इसे ज्वारीय बोर कहा जाता है और इससे जो जलयान होते हैं वो ज्वार नदमुख पत्तनों तक आसानी से पहुंच जाते हैं। भारत में बहुत सारे बंदरगाह समुद्री जलयानों के लिए आने जाने के लिए पूर्णतः भाटे पर ही निर्भर करते हैं, जैसे गुजरात का कांडला और पश्चिम बंगाल का कोलकाता। इन्हें ज्वार नदमुख पत्तन कहा जाता है। तो वे बंदरगाह या वे पत्तन जो नदियों के मुहाने पर स्थित हैं और समुद्री जलयानों के आने जाने के लिए पूर्णतः ज्वार भाटे पर ही निर्भर करते हैं, उन्हें ज्वार नदमुख पत्तन कहा जाता है। भारत के दो प्रमुख ज्वार नदमुख पत्तन कौन कौन से हैं? गुजरात का कांडला और पश्चिम बंगाल का कोलकाता। संसार के कुछ बंदरगाह नदियों के मुहाने पर ही स्थित हैं और ये भी समुद्री जलयानों के आने जाने के लिए पूर्णतः ज्वार भाटे पर ही निर्भर करते हैं। इनमें प्रमुख हैं इंग्लैंड का लंदन बंदरगाह, इटली का हैम्बर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका का न्यूयॉर्क, नीदरलैंड का रॉटरडम और चीन का संघाई। ये सभी बंदरगाह नदियों के मुहाने पर स्थित हैं, इसलिए ये ज्वार नदमुख पत्तन हैं और ये ज्वार भाटे पर ही निर्भर करते हैं अपने व्यापार के लिए। बच्चों, ज्वार भाटे से मछलियां पकड़ने में भी आसानी होती है। ज्वार के समय समुद्र का जल जब ऊपर उठकर आगे बढ़ता है तो ये समुद्र में पाई जाने वाली सीप, कोड़ियों, घोंगे, मछलियों आदि को तटों तक ले आता है और इससे मछुआरों को मछली पकड़ने में काफ़ी आसानी हो जाती है। ज्वार भाटे से विद्युत का उत्पादन भी किया जा सकता है। ज्वार भाटे से जो ज्वारीय ऊर्जा प्राप्त होती है उसका दोहन किस प्रकार किया जाता है? समुद्र के किनारे किसी संकीर्ण क्षेत्र में बांध बनाकर इसका दोहन किया जाता है। बांध के द्वार पर जो टरबाइन स्थित होती है वह इस ज्वारीय ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। संसार के बहुत सारे देश ज्वारीय विद्युत ज्वार से विद्युत उत्पादन करते हैं। इनमें प्रमुख हैं फ्रांस, इटली, रूस, कनाडा और जापान। बच्चों, ज्वार भाटे से समुद्र तटों की सफाई भी हो जाती है। बहुत सारे नगर समुद्र के तटों पर ही बसे हैं, तो ज्वार भाटे का जल समुद्र के पास बसे हुए नगरों का कूड़ा करकट और नदियों द्वारा बिछाई गई मिट्टी को बहाकर ले जाता है। देखिए, जहाँ से आप यहाँ चित्र में देख सकते हैं, ये भाटे से पूर्व की स्थिति है। आपको यहाँ समुद्र तट पर काफ़ी कूड़ा कचरा दिखाई दे रहा होगा और ये भाटे के पश्चात की स्थिति है। भाटे के साथ ये कूड़ा कचरा साफ हो जाता है।
परंतु हमें कभी भी समुद्र के तटों या नदियों के तटों पर कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए, क्योंकि प्लास्टिक की बोतलें, पॉलीथीन ये सब जब समुद्र में जाते हैं या नदियों में जाते हैं तो ये वहाँ के जलीय जीव जंतुओं के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो सकते हैं। इसीलिए हमें समुद्र के तटों और नदियों के तटों पर कूड़ा करकट नहीं फैलाना चाहिए। तो बच्चों, आज के भाग में हमने तरंगों और ज्वार भाटा के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। अगले भाग में हम समुद्री जलधाराओं और सुनामी के बारे में जानेंगे। एक बार हम पुनः दोहरा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। हमने जाना कि पृथ्वी को नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि पृथ्वी पर 97% जितना भी जल है उसमें लगभग 97% महासागरों के रूप में ही पाया जाता है। और पृथ्वी पर 5 महासागर हैं: प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। इन सागरों में निरंतर गतियां होती रहती हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। समुद्र की गतियों में प्रमुख गतियां हैं तरंगे, ज्वार भाटाएं, सागरीय जलधाराएं और सुनामी। यानी समुद्र का जल लगातार आगे पीछे अगल बगल में गति करता रहता है और यह गति कहीं पर धीमी होती है और कहीं पर तेज होती है। पवनें जब समुद्र के जल से टकराती हैं तो वह समुद्र की सतह पर जल को मोड़ों के रूप में ऊपर नीचे उठा देती हैं, जिससे तरंगों की उत्पत्ति होती है। यानी तरंगे उत्पन्न होने का मुख्य कारण क्या है? पवनों के कारण ही तरंगों की उत्पत्ति होती है। ये तरंगे ऊंची और नीची हो सकती हैं। यह मुख्यतः मौसम की दशा और पवनों की गति पर निर्भर करता है। कभी कभी पवनों की दिशा और मौसम की गति के कारण बहुत ऊंची ऊंची तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो कि तटवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान करती हैं। उसके बाद हमने ज्वार भाटे के बारे में जाना कि ज्वार भाटा क्या है। कि समुद्र का जल जब ऊपर उठकर आगे बढ़ता है तो उसे ज्वार कहते हैं, और जब नीचे गिरकर पीछे की ओर लौटता है तो इसे भाटा कहा जाता है। और ज्वार भाटा किस कारण आते हैं? ज्वार भाटा अधिक सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण उत्पन्न होते हैं। इसमें भी चंद्रमा के आकर्षण बल का प्रभाव पृथ्वी पर ज़्यादा पड़ने के कारण ज्वार भाटा आते हैं। ज्वार भाटा 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ ज्वार और एक लघु ज्वार। जब पृथ्वी जब सूर्य की परिक्रमा करती है और पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आ जाते हैं, तब चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण शक्ति का सम्मिलित प्रभाव पृथ्वी पर पड़ता है, जिसके कारण ऊंचे ज्वार आते हैं। इन्हें दीर्घ ज्वार कहा जाता है। और जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं तब सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, तब लघु ज्वार आते हैं। और उसके बाद हमने ज्वार भाटा से होने वाले लाभों पर भी चर्चा की थी। हमने जाना था कि ज्वार भाटे से क्या क्या लाभ होते हैं। इससे व्यापार में सहायता मिलती है, इससे नौका संचालन में सहायता मिलती है, इससे जल विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, इससे समुद्र तटों की सफाई हो जाती है और मछुआरों को मछली पकड़ने में आसानी होती है। तो बच्चों, उम्मीद है आज का भाग आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। चलिए इस भाग पर आधारित एक गतिविधि करते हैं। आपको सही विकल्प का चुनाव करना है। यहाँ पर एक प्रश्न दिया गया है और उसके 4 विकल्प हैं। आपको बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। आपका सवाल है दीर्घ ज्वार आते हैं, यानी आपको बताना है कि दीर्घ ज्वार कब आते हैं। अमावस्या या पूर्णमासी को, महीने की सप्तमी या अष्टमी को, एकादशी को, या तृतीया और चतुर्थी तिथि को। बताइए दीर्घ ज्वार कब आते हैं? बताइए बच्चों। बिल्कुल सही, दीर्घ ज्वार आते हैं अमावस्या और पूर्णमासी को। चलिए एक और सवाल करते हैं। महासागरीय गति नहीं है। यहाँ आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें आपको बताना है कि कौन सी गति समुद्र की नहीं है। सुनामी, तरंगे, पवन या धाराएं। बताइए इनमें से कौन सी गति समुद्र की नहीं है? सोचिए बच्चों। बिल्कुल, पवन समुद्र की गति नहीं है। पवन तो ये वायु की गतियां होती हैं। चलिए एक और गतिविधि करते हैं। यहाँ पर आपको सही कथन के सामने सही तथा गलत के कथन के सामने गलत लिखना है।
आपका पहला सवाल है, समुद्र का जल लवणों की उपस्थिति के कारण खारा होता है। बताइए ये वाक्य सही है या गलत है? बिल्कुल, यह वाक्य सही है। समुद्र के जल में बहुत अधिक लवण पाए जाते हैं, जिसके कारण यह खारा होता है और मनुष्य के लिए अनुपयोगी होता है। दूसरा सवाल है, समुद्र की तूफानी ऊंची तरंगों से तटीय क्षेत्रों में कोई नुकसान नहीं होता है। यह गलत है, क्योंकि समुद्र की तूफानी तरंगों से तटवर्ती क्षेत्रों में काफ़ी नुकसान होता है। अगला सवाल है, लघु ज्वार अमावस्या और पूर्णिमासी को आते हैं। क्या यह वाक्य सही है? बताइए बच्चों। यह वाक्य गलत है, क्योंकि लघु ज्वार कृष्ण और शुक्ल पक्ष की सप्तमी और अष्टमी के दिन आते हैं। अगला है, ज्वार भाटा से नौका संचालन में सहायता मिलती है। बताइए, अभी हमने ज्वार भाटा से होने वाले लाभों पर चर्चा की थी ना, तो बताइए क्या ज्वार भाटे से नौका संचालन में सहायता मिलती है? बिल्कुल, यह वाक्य सही है। और अगला है, सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी के समकोण बनाने से दीर्घ ज्वार आते हैं। बताइए क्या यह वाक्य सही है? बताइए बच्चों। यह वाक्य गलत है, क्योंकि जब पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा समकोण बनाते हैं तब लघु ज्वार आते हैं। आपको अब अपनी पाठ्य पुस्तक से पाठ के इस भाग को अच्छे से पढ़ना है और उसके पीछे दिए गए अभ्यास कार्य को अपनी उत्तर पुस्तिका में करना है। उसके अतिरिक्त एक अभ्यास कार्य और मैं आपको दे रही हूँ। आप यहाँ सवालों को पढ़िए और इनके उत्तरों को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिएगा। पहला है, महासागरीय जल की गतियों के नाम लिखिए। अभी हमने जाने था ना, तरंगे, ज्वार भाटा, समुद्री जलधाराएं और सुनामी। फिर आपको अगला प्रश्न करना है, ज्वार भाटा आने का मुख्य कारण बताना है। ये भी हमने पढ़ा था कि चंद्रमा और सूर्य के आकर्षण बल के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। अगला सवाल है, ज्वार भाटा से होने वाले कोई 2 लाभ लिखिए। और आखिरी प्रश्न है आपका, ज्वार नदमुख पतन किसे कहा जाता है? आपको इन प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं। उसके अतिरिक्त आपको एक प्रोजेक्ट कार्य भी करना है। आपको पूर्णिमा और सप्तमी और अष्टमी के दिन सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी की स्थिति को स्पष्ट करते हुए चार्ट पेपर पर एक चित्र बनाना है। यानी आपको दिखाना है कि पूर्णिमा के दिन चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य की स्थिति किस प्रकार की होती है और सप्तमी और अष्टमी को पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा की स्थिति किस प्रकार से होती है और उस दिन किस प्रकार के ज्वार उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों, आज के भाग में इतना ही। अब आपसे पुनः मुलाकात करेंगे इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।